जय हिंद बच्चों। आप सभी के लिए प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को लेकर आया हूँ, जो मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम प्रकाश को जानते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम इस भौतिक संसार को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के कोई भी वस्तु को देखना संभव नहीं है, क्योंकि रात में जब प्रकाश नहीं होती है तो हमें अंधेरे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देती है कि कहाँ टेबल है, कहाँ पंखा है, कहाँ कुर्सी है, कहाँ किताब है। तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है? तो वस्तु हमें दिखाई इसलिए देती है क्योंकि उस वस्तु से हमारी आँखों पर प्रकाश आती है, और जब कोई वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारी आँखों तक नहीं पहुँचती है तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। और जिस किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आँखों पर आ जाती है वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश का होना आवश्यक है और प्रकाश के बिना देखना असंभव है। अब रही बात प्रकाश के गुण क्या हैं। ये प्रकाश के गुण हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी पार्थिव माध्यम की आवश्यकता नहीं है। दृश्य प्रकाश जिसकी सहायता से हम देखते हैं, उस दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य का रेंज होता है वह 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रम भी बोल सकते हैं, 700 नैनोमीटर या 7000 एंगस्ट्रम। किसी एक माध्यम में प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करती है। ये जो हैं कुछ प्रकाश के गुण हैं। प्रकाश किरण की बात करते हैं। प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, यह क्या है? तो कहते हैं कि प्रकाश जिस किसी सरल रेखीय पथ से होकर गुजरता है वह सरल रेखीय पथ ही प्रकाश किरण कहलाती है। तो प्रकाश इस सरल रेखीय पथ से गुजर रही है तो इस पथ को ही हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरण को हम लोग दिखाते हैं इसी तीर चिन्ह द्वारा। जहाँ यह टेल है, आई हेड पार्ट है, यह बताता है स्रोत स्थल को और यह बताता है जिधर प्रकाश जा रहा है, दिशा को। अब फिर आते हैं प्रकाश स्रोत में चले आते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? लाइट सोर्स। यह क्या है? तो कहते हैं वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य, तारे, जलती मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जुगनू,
ये सभी प्रकाश स्रोत हैं। अब प्रकाश स्रोत को सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक प्राकृतिक कहते हैं, दूसरा मानव निर्मित है। नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल किसको बोलते हैं? वे सभी प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा बनाए गए, प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, ये सभी प्राकृतिक हैं। और मानव निर्मित में जलती मोमबत्ती, बल्ब, विद्युत बल्ब, ये सभी मानव निर्मित है, मैन मेड है। अब हम प्रकाश स्रोत को और भी उत्सर्जन के आधार पर हम प्रकाश स्रोत को डिफाइन कर सकते हैं। तो वह एक है प्रदीप्त या दीप्तमान, लुमिनस। दूसरा है अदीप्त। प्रदीप्त क्या है? तो वे प्रकाश स्रोत जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है वो प्रदीप्त हुआ, जिनका खुद का प्रकाश है। जैसे सूर्य को अपना प्रकाश होता है, तारे को अपने प्रकाश होते हैं, बल्ब को अपने प्रकाश होते हैं, मोमबत्ती को अपना प्रकाश होता है। ये सभी प्रदीप्त हैं। जिनको खुद का प्रकाश हो वह प्रदीप्त हुआ, और जिनको खुद का प्रकाश नहीं हो बल्कि किसी और के प्रकाश का परावर्तन के कारण वह वस्तु दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? अदीप्त है। टेबल, बेंच, कुर्सी, यह ब्लैक बोर्ड क्या है? वाइट बोर्ड जो है यह कौन सा है? तो यह अदीप्त है। क्यों? क्योंकि यह वाइट बोर्ड हमें दिखाई दे रही है इस ट्यूबलाइट के कारण। ट्यूबलाइट से प्रकाश आ रही है और इस बोर्ड से प्रकाश परावर्तित होकर हम सभी के आँखों पर पहुँच रहे हैं, जिसके चलते ये बोर्ड हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो इसको खुद का प्रकाश नहीं है, इसलिए बोर्ड जो है वह अदीप्त है। फिर आते हैं माध्यम। प्रकाश माध्यम। प्रकाश माध्यम को भी तीन भाग में बांटते हैं। पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। माध्यम किसे कहते हैं? जिससे होकर के प्रकाश गुजरता है उसे माध्यम कहते हैं। तो पारदर्शी है, पारदर्शी जिसके पार हमें दिखाई देते हैं। वह तब दिखाई देंगे जब उस पार से रोशनी पार करके हमारी आंखों पर पहुंच जाएगी। तो हम क्या कहेंगे इसे? ऐसे पदार्थ, ऐसे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश के अधिकांश भाग गुजर जाते हैं, पारदर्शी कहलाता है। पारभासी
आभास केवल होता है, उस पार केवल आभास होता है। यह तभी होगा जब उस पार से प्रकाश कम मात्रा में आएगी। पूरी मात्रा में आने पर तो पूरी तरह से दिखाई देगी, और कम मात्रा में आने पर वह कम दिखाई देगी, वो आभासित होगी, हम उसे अनुभव कर पाएंगे। अर्थात उधर से प्रकाश कम मात्रा में आ रही है। तो इसको डिफाइन कैसे करें? ऐसे पदार्थ या माध्यम जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, पारभासी कहलाता है। अपारदर्शी, नाम ही अपारदर्शी मतलब नहीं, पारदर्शी मतलब उस पार नहीं दिखाई देती है। अर्थात जिस पदार्थ या माध्यम से होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजरती है उसे अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी का एग्जाम्पल क्या होगा? यह जो है कांच, प्लास्टिक, पानी, ये सभी पारदर्शी हैं। और पारभासी का घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, ये पारभासी हो गए। अपारदर्शी क्या हुआ? लकड़ी हुआ, टेबल, ये सभी अपारदर्शी हो गए। हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो जिस किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। और यह तो क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में हमने सारे डिफिनेशन नहीं लिखे, केवल मैंने जो इम्पोर्टेंट है उनको लिख दिया है। अगर जिन बच्चों को किसी टर्म का डिफिनेशन लेना है तो वीडियो को रोक रोक कर डिफिनेशन लिख सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है किसी वस्तु पर गिरकर वापस लौट जाना, उसको परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा क्या होगा? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर गिरकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स को जानने होंगे। आपतित किरण, यह क्या है? आपतित किरण नाम से है। आपतित मतलब आकर गिरने वाली, पतित का मतलब होता है, कहता है पतित है मतलब गिरा हुआ। आपतित आकर गिरने वाली किरण, किस पर गिरने वाली? तो वस्तु पर। परावर्तन के क्रम में जो वस्तु पर गिरती है किरण, उस किरण को आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण पड़ा, दूर, वस्तु से दूर की ओर जाने वाली किरण। प्रकाश के परावर्तन के क्रम में वह किरण जो वस्तु से दूर की ओर जाती है वह परावर्तित किरण हो गया। अभिलंब, जिस वस्तु पर गिरती है उस वस्तु पर, उस सतह पर जो लंब डाला जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। आपतन कोण, तो यहाँ देखते हैं हम इसमें, यह एक दर्पण लिया गया है, इसको बाद में डिफाइन करेंगे। तो दर्पण है, दर्पण पर आपतित किरण आ रही है, तो जिस बिंदु पर आई है वह बिंदु आपतन बिंदु है। यही आपतन बिंदु है। और इसी आपतन बिंदु पर हमने क्या किया है? 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये अभिलंब हो गया।
तो आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में ये कोण बन रहे हैं, इस कोण को आपतन कोण कहा जा रहा है। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण। अब चलते हैं हम लोग दर्पण की ओर। दर्पण क्या होता है? कांच का वह चपटा सतह जो अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश के अधिकांश भागों को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण कैसे बनाया जाता है? तो हम क्या करते हैं, एक फ्लैट कांच ले लिए, उस कांच के एक सतह को हमने रजतित किया। रजतित का मतलब होता है चांदी का पेंट कर देना, चांदी का लेप लगा देना। चांदी का लेप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि चांदी अच्छे परावर्तक होते हैं। तो हमने क्या किया, एक कांच लिया, उसके एक सतह पर चांदी का लेप लगा दिया और इसको सुरक्षित रखने के लिए बाहर से कोई दूसरा भी पेंट लगा कर देते हैं ताकि यह चांदी का लेप उखड़े नहीं। यह दर्पण हो जाता है। तो दर्पण को भी हम लोग जान गए। दर्पण क्या है? तो कहते हैं कांच का वह चपटा सतह जिस पर गिरने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग परावर्तित हो जाते हैं, दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक समतल दर्पण, नाम से स्पष्ट है, समतल, जिसके परावर्तक सतह, जिसके रजतित सतह क्या हो, समतल हो, जिसके रजतित सतह समतल हो, वह क्या होगा, समतल दर्पण। एक है गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण क्या है? तो ऐसे दर्पण जिसके रजतित सतह किसी खोखले गोले का एक भाग है, किसी खोखले गोले का भाग है। खोखला गोला, यह एक गोला है और इस गोले का हम एक भाग काट देते हैं। तो कांच का गोला है, इसके एक सतह को हमने क्या किया, रजतित कर दिया। तो यह हो गया गोलीय दर्पण। अब रही बात, यह गोलीय दर्पण कौन सा दर्पण हुआ? तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? तो देखिए, जिसके बाह्य सतह स्थित है, इनके क्या है, बाहर सतह, बाहर वाला सतह स्थित है, क्योंकि इधर तो केंद्र है, केंद्र की ओर अंदर वाला सतह हुआ और केंद्र से दूर बाहर वाला सतह हुआ। जिनके बाह्य सतह स्थित हैं वे उत्तल दर्पण होते हैं, और जिनके आंतरिक सतह, आंतरिक किसको बोले, जो केंद्र की ओर हो, गोले के केंद्र की ओर जो सतह स्थित होंगे वो अवतल कहलाता है। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो। तो अब हमें परावर्तन के प्रकार को देखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। ये नियमित और अनियमित क्या है, रेगुलर और इरेगुलर। नियमित किसको बोलते हैं? तो नियमित में ये नियमित हो गए, ये नियमित हो गए। इधर जो भी प्रकाश है समांतर आ रही है, तो आपतित प्रकाश किरण समांतर है, तो परावर्तित प्रकाश किरण भी समांतर है। इसको अनियमित बोल रहे हैं। यह तभी संभव है जब दर्पण नियमित सतह और अनियमित जब सतह होंगे, दर्पण जब अनियमित सतह वाला होगा
वक्र रेखीय सतह होंगे। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ देखिए, ये सभी प्रकाश किरण समांतर हैं, लेकिन अब परावर्तित प्रकाश जो है, परावर्तित प्रकाश किरण, ये समांतर नहीं है बल्कि एक दूसरे को काट रही है। तो इस तरह से ये हो गए अनियमित, ये हो गए नियमित। प्रकाश के परावर्तन के नियम तो दो नियम हैं। प्रथम नियम है, प्रथम में क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। तो कैसे बराबर होता है, तो किरण आरेख जो हम लोग खींचेंगे वहाँ पर सबसे पहला ध्यान रखेंगे, पहले आपतित किरण खींच लेंगे, जहाँ पर आपतन बिंदु होगा पहले वहाँ पर क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे। लंब डालने के बाद यह कोण बना लेंगे, जितना कोण इधर बनेगा उतना ही कोण बनाकर परावर्तित किरण खींच देंगे और यह परावर्तित किरण निश्चित होगा। ऐसा नहीं कि यह आपतित किरण इधर से आएगा और परावर्तित किरण इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। परावर्तित किरण हमेशा इस आपतित किरण का परावर्तित किरण यही होगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है। तो प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक रियल, एक होता है आभासी। ये हो गया रियल, ये हो गया इमेजिनरी। तो वास्तविक किसको बोलेंगे, तो हमने जो डिफिनेशन देखा, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अर्थात वास्तविक रूप से मिल रही है ना, तो वह जो बिंदु होगा उस बिंदु वस्तु का रियल इमेज होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या हल्का है, हल्का है। तो इनमें से क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए VVI है, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका डिफिनेशन वीडियो को रोक रोक करके आप लिख सकते हैं। हाँ, तो बच्चों समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण को देखना है, तो ऐसा ले लिए सहूलियत के लिए। और यहाँ हमने एक वस्तु रख ली है, एक वस्तु रखा, AB वस्तु का नाम भी दे दिए। इस वस्तु से दो किरण लेने हैं। जब भी प्रतिबिंब निर्माण करने हैं बच्चों, तो बिंदु वस्तु से, शीर्ष वाले बिंदु से, वस्तु के शीर्ष वाले बिंदु से दो किरण को दर्पण पर गिराने हैं और दर्पण के दो भिन्न बिंदुओं पर। तो सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं, एक जो है मुख अक्ष के समांतर कर देते हैं, इस अक्ष के समांतर, यह मान लेते हैं इसके समांतर, सतह के समांतर। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हम जो है ऐसे करके यहाँ पर गिरा दिया। तो हम क्या करते हैं, आपतित किरण है यह, तो क्या करेंगे, पहले
लम्ब डालेंगे। क्या परावर्तन के नियम से क्या करेंगे, पहले लम्ब डालेंगे। लम्ब डालेंगे तब क्या करेंगे, जितना कोण इधर बनाएंगे उतने कोण इधर भी बनेगा और यह हो जाएगा परावर्तित किरण। क्यों बच्चों, ठीक है ना। हमने शीर्ष बिंदु से दो किरण को दर्पण पर आपतित कराया, एक सीधा लंबवत है तो यहाँ से लंब ही डालेंगे, तो जो किरण यह है उसी किरण पर लंब भी है, अर्थात यहाँ पर कितना कोण बना, 90 डिग्री, और यही किरण इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। अब बताइए, यह किरण और यह किरण दोनों नहीं मिल रही है, तो क्या करें, हम इसको पीछे लौटाएं और इसको भी पीछे लौटाएं। क्या हो गया, ये दोनों किरणें यहाँ मिल गई है, तो दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत हुई है, इसलिए हमने डॉट 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 दिया है। यह ए डैश और बी डैश बोल दिया गया। इस बिंदु का यह बिंदु प्रतिबिंब हुआ। कैसा हुआ, तो मिलने से नहीं हुआ, बल्कि उन परावर्तित किरणों को पीछे वापस लौटाए हैं, तब जा कर के यह प्रतिबिंब बना है, अर्थात यह मिलता हुआ प्रतीत हुआ है, तो यह प्रतिबिंब हो गया। इधर जितनी दूरी है x है, इधर दूरी, इधर भी दूरी क्या है, x ही है। तो अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण क्या हो गए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण, तो एक गुण हो गए वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से जितना आगे वस्तु हो उतना पीछे प्रतिबिंब भी बना है। आभासी तथा सीधा, इस सर इसका ऊपर है, इसका भी सर ऊपर है। आभासी और सीधा वस्तु की अपेक्षा बराबर, जितना बड़ा यह है उतना बड़ा ही यह है। और क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन होगा, जैसे इधर B लिखा जाएगा इससे, तो इधर B होगा इससे। क्यों बच्चों, होगा ना, पार्श्विक विस्थापन। और अगर समतल दर्पण को आधे रंग दिया जाए तो क्या प्रतिबिंब भी आधा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यदि समतल दर्पण को आधे रंग दिया जाए तो क्या प्रतिबिंब आधा हो जाएगा, नहीं, प्रतिबिंब पूरा ही रहता है। अंतर क्या होता है, अंतर केवल प्रतिबिंब की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, वह कम हो जाती है, प्रतिबिंब छोटा नहीं होता है। अब आते हैं अवतल दर्पण के अभिसारी प्रकृति। यह अवतल दर्पण के अभिसारी प्रकृति क्या है, तो देखिए अभिसारी का क्या मतलब होता है। तो अभिसारी बोला जाता है कि जब प्रकाश किरणों के समूह किसी एक बिंदु की ओर आती हो तो वह क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। जब प्रकाश किरणों के समूह या किरण के समूह है, इन किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह क्या कहलाते हैं, किरण पुंज। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ प्रकाश किरण यहाँ इस तरह से आ रही है, इसका बाह्य सतह स्थित कर दिए, तो अवतल दर्पण है। यहाँ जब हम इन प्रकाशों को समांतर कर देते हैं, यह आपतित हो गया, यह क्या हो गया, परावर्तित। अवतल दर्पण से जब हम समांतर किरण पुंज को गुजारते हैं तो वे सभी किरणें किसी एक बिंदु की ओर आ जाती है, किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है, और इस प्रकार अभिसारित होने वाले गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तल दर्पण को
अपसारी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है हम क्या बना लिए, अवतल दर्पण, इसके ऊपर समांतर किरण गिर रही है और ये जो है ये एक दूसरे को क्या कर रही है, दूर ले जा रही है। एक दूसरे को क्या कर रही है, दूर ले जा रही है, अर्थात अपसारी कर रही है, अपसारित कर रही है। अर्थात कहने का मतलब है, अपसारी का मतलब होता है दूर ले जाना। जब दो किरणें, दो या अधिक किरणें एक दूसरे से दूर जाती है, एक बिंदु से दूर की ओर जाने वाली किरणों को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर उत्तल दर्पण से हमने क्या किया, उत्तल दर्पण पर 3 किरणों को समांतर रूप से गिराया और वह तीनों किरणें क्या हुई, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि ये सभी किरणें एक दूसरे से दूर की ओर जा रही है, एक बिंदु से दूर की ओर जा रही है। देखिए यहाँ से यह पीछे लौट जाएगा, इस बिंदु से यह भी दूर, यह भी दूर, यह भी दूर, पीछे लौटाने पर हुआ ऐसा, तो इसको बोल दिए अपसारी दर्पण। कोई दिक्कत है बच्चों? अब हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण में परावर्तन को देखना है। तो गोलीय दर्पण में परावर्तन को देखने से पहले हमें कुछ बेसिक्स टर्म्स को जान लेना आवश्यक है। तो गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को जानना जरूरी है। गोलीय दर्पण में प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमें इन बिंदुओं को जानना जरूरी है। वक्रता केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। गोलीय दर्पण जिस किसी खोखले गोले का भाग है, मान लिया यह एक खोखला गोला है, यह एक दर्पण है, यह गोला का कोई न कोई केंद्र होगा, तो यह केंद्र है, सी मान लेते हैं इसको। तो गोलीय दर्पण जिस किसी खोखले गोले का भाग है, तो हम क्या करते हैं, जो शेष भाग है उनको हटा देते हैं, दर्पण वाले भाग को छोड़ देते हैं, शेष भाग को हटा दिए। यह हो गया वक्रता केंद्र। तो डिफाइन कैसे करते हैं, गोलीय दर्पण जिस किसी खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता, फिर आते हैं ध्रुव, इसको पढ़ गए। अब ध्रुव किसको बोलते हैं, दर्पण पर स्थित वह बिंदु जो दर्पण को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो मान लेते यह बिंदु है, यह दर्पण को 2 बराबर भाग में बांट रही है, तो यह क्या हो गया, ध्रुव हो गया। इसको P से डिनोट करते हैं, इसको किससे, P से, इसको C से। तो ध्रुव क्या है, दर्पण पर स्थित वह बिंदु जो दर्पण को 2 बराबर भागों में बांटती है, ध्रुव कहलाता है। अब तीसरा आते हैं वक्रता त्रिज्या। इस ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वह वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसको R से डिनोट किया जाता है। यह क्या हो गया बच्चों, R। अब आते हैं प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, वह क्या है, यह प्रधान अक्ष है। अब आते हैं फोकस बिंदु की ओर। फोकस बिंदु क्या है कि प्रधान अक्ष पर अगर कोई वस्तु रखी है और वस्तु के शीर्ष से 2 बिंदु लेने थे, 2 किरण लेने थे, एक किरण मुख अक्ष के समांतर लेते हैं और मुख अक्ष के समांतर लेने पर जब किरणें
मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरेगी, इस बिंदु से होकर के गुजरी, यह सब परावर्तन के नियम के तहत होगा। कैसे करेंगे परावर्तन? यहाँ तो यह गोलीय दर्पण है, यह आपतन बिंदु है, और हम लोग जान रहे हैं, गणित में पढ़े थे कि किसी भी गोले के सतही बिंदु से उनके केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह लंब होती है। तो परावर्तन का नियम कहता था कि आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, जितना कोण इधर बनेगा उतने कोण इधर बना देंगे, जितना कोण इधर बना उतने कोण इधर बना दिए, और यही परावर्तित किरण हो। कहाँ से गुजरी है? तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु से गुजरी है, जिसको हम लोग F कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। हाँ, तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, फिर दूसरे क्लास में F बराबर R/2 सिद्ध करेंगे और दर्पण सूत्र को देखेंगे, और साथ ही साथ किरण आरेख द्वारा विभिन्न स्थितियों पर उत्तल एवं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। आज अंत में याद रखने के लिए कि उत्तल दर्पण में F जो है पॉजिटिव होता है फोकस दूरी, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी निगेटिव होते हैं। आप सबों से मेरा कहना है कि आप रोज़ाना क्लास को करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आज मेरा पहला क्लास था, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के समीप, बच्चों के पास यह वीडियो पहुंच सके और उन्हें लाभ हो सके। आज इतना ही। जय हिंद।